हो रहा है अपने जीवन में? जैसे अशोक भैया, आप पहले बताइए, आप जब से योगा से जुड़े आपको क्या फायदा हो रहा है? आवाज आ रही? जी आ रही, आ रही। 2-2 मिनट में आप अपनी बातें बताइए, तब तक हम हमारी चीफ गेस्ट भी ज्वाइन हो जाएंगे। योगा से योगा क्या? से योगा से बहुत अच्छा लाभ है आपसे जुड़ने से। इससे क्या होता है कि लोग नियम से बन जाते हैं। रोज सुबह जो भी योग करता है, जैसे पहले भी मैं योग करता था लेकिन नियम से नहीं करता था। अब ये क्या है कि सुबह 5:30 बजे आपका ये चालू हो जाता है। तो बिल्कुल नियम से 5 बजे उठना, 5:30 बजे आपके सामने बैठना, और फिर जो जो ये योग शिक्षक जो बताते हैं, और इससे क्या होता है कि बहुत विद्वान विद्वान योग शिक्षक आते हैं तो तरह तरह से योग बताते हैं, अलग अलग वैरायटी बताते हैं और अलग अलग उसके लाभ बताते हैं। तो बहुत से वेरिएशन इसमें अपने को सीखने को मिला है आपके इस कक्षा में। और इससे लाभ तो, योग से लाभ तो अनेक लाभ है। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के लाभ इससे प्राप्त होते हैं। और जो दिन भर अपन जो कार्य करते हैं पूर्ण ऊर्जा से और अच्छे तरीके से पूरा कार्य होता है। और पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो स्वस्थ शरीर के लिए आपको, हर व्यक्ति को बिल्कुल योग तो करना ही चाहिए। जब आपका शरीर ही स्वस्थ, आप कमा किसके लिए रहो? ये दुनियादारी किसके लिए है? आपके शरीर के लिए। जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, आप भले लाखों करोड़ों रुपए कमा लो और आप अस्पताल में दे रहे हो या कहीं खर्च कर रहे हो, तो वो पैसा आपका कोई काम का ही नहीं है। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि पहला सुख निरोगी काया दुनिया में। क्योंकि अगर सुख होगा तो दूसरी भौतिक, शारीरिक सुख अगर आपको होगा, शरीर रूप से आप स्वस्थ होगे, तो आप दूसरी जो भौतिकता है, जो दूसरी चीज है, वो आप भोगोगे। तो मेरा सभी से भी निवेदन है, जो सब लोग जो जुड़े हुए हैं आप, और जो दूसरे भी, मैंने तो बहुत से लोगों को दिया है कि आप इस लिंक से जुड़ो, लेकिन लोग जुड़ते नहीं, अस्पताल जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये उनका है, मेरे को तो इससे बहुत लाभ है। और जी, सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि सब इससे जुड़े। जी, क्योंकि दुनिया में स्वस्थ शरीर के अलावा कुछ नहीं। जब स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो ही आगे कोई गतिविधि होगी, नहीं तो वो इंसान कोई काम का ही नहीं है। जी, बहुत इसलिए बहुत आप इस योग के माध्यम से जुड़ने से मेरे को बहुत फायदा है। जी, धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें बताई आपने, और ये सच है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, हम जो कमाते हैं, वो हमारे शरीर, और फिर शरीर ही सुदृढ़ रहना चाहिए। बस योगा से बहुत कुछ हमें मिलता है, हमारे शरीर के बारे में, हमारे आत्मिक सुख, समाधान। और चलिए, हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय सहदेव जी जुड़ गए हैं। तो आदरणीय बनी सिंह भाई साहब को हम आमंत्रित करते हैं, वो आज के मुख्य अतिथि को इस योगार मंच पर सादर आमंत्रित करिए। जी ओम। जी बनी सिंह भाई साहब, चलिए। जी धन्यवाद। जी दीदी। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि जी सहदेव भाटी जी गाय माता को लेकर बहुत चिंतित है और बहुत कार्य किया है इन लोगों ने कि गाय माता का संवर्धन कैसे हो, देश के बूचड़खाने बंद कैसे हो। ऐसे मेरे मार्गदर्शक पिछले 2 वर्ष से कर रहे हैं, हमारी वार्तालाप चलती रहती हैं। हमने निवेदन किया कि क्यों ना आपका भी सेशन हो जाए सदन में। तो ऐसे कर्मठ विशेषज्ञ का स्वागत है, आए और अपना उद्बोधन सदन को देने का प्रयास करें। जी ओम। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, जी, जी पहुँच रही है। जी जी, जी। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं आपको सबको प्रणाम करता हूं और अपनी बात को यहाँ पे रखता हूं। मैं पिछले 26 साल से सब काम छोड़ के और पर्यावरण की चिंता में भारतीय गौवंश को लेके सक्रिय हूं। मैंने क्या किया है कि भारतीय गौवंश पे जितने भी अनुसंधान के काम हो रहे हैं, चाहे वो ग्रंथ के रूप में हो रहे हैं, चाहे वो वेबसाइट के रूप में हो रहे हैं, चाहे वो मतलब भारत सरकार के इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे बहुत सारे संगठन हैं जो ये काम कर रहे हैं, सबसे मैंने व्यक्तिगत संपर्क किया है। और जो मेरी सोच बनी है उसको मैंने 200 पीडीएफ में इकट्ठा किया है।
और वो 200 PDF मैं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। पहली बात तो ये। और मैं इस काम में खुशी से नहीं जुड़ा हूं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस काम को करने का कारण क्या है कि भारतीय गौवंश जो पहले जो था वो पहले गुरुकुल में सुरक्षित था। 1822 में 7,32,000 गांव थे और 7,32,000 गुरुकुलम थे। हर एक गांव में एक गुरुकुलम था और गुरुकुलम में गौवंश था और उसका ध्यान रखने वाले गुरुकुलम में पढ़ने वाले बच्चे थे जो उसका पूरा ध्यान रखते थे। इसके कारण हमारे भारत में गौवंश की मात्रा पर्याप्त थी और एक व्यक्ति के पीछे एक गौवंश कम से कम था उस समय। धीरे धीरे समय बदलता गया और गुरुकुल सब खत्म हो गए और उसके कारण क्या है, गौवंश भी सब खत्म हो गए। उसके कारण ये सब काम हम लोग को करना पड़ रहा है और मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे जैसे 1 करोड़ लोग हैं जो इस काम में लगे हैं और वो लोग इस काम को कर रहे हैं। जिसको जो समझ आ रहा है वैसे वो जुड़ा है और आपस में तालमेल बनाया हुआ है। भारतीय गौवंश की बात बार बार भारतीय शब्द इसलिए रखना पड़ रहा है, हमारे देश में एक षड्यंत्र किया गया है कि विदेशी नस्ल को भारतीय के रूप में आकार देके उसको भारत में प्रवेश करवाया गया है और उसको भी गाय माता के रूप में स्थापित किया गया है और लोगों को समझाया गया है कि ये भारतीय गौवंश से ज़्यादा दूध देते हैं, ज़्यादा उपयोगी हैं, जबकि पूरी बात गलत है। और हमारे यहाँ पे सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से सब सांड खत्म कर दिए गए और सांड की जगह कृत्रिम गर्भाधान चालू कर दिया गया है। ये कृत्रिम गर्भाधान इसलिए किया गया कि उन जो विदेशी नस्ल के वीर्य हैं उसको भारतीय गौमाता में डाल के और उसके बाद फिर उसके गर्भ से मतलब विदेशी नस्ल भारत में आ गए हैं। तो विदेशी नस्ल आने से अब लोगों को बड़ी समस्या हो गई है क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमारा शुभेच्छु कौन है और कालनेमी कौन है। उसके कारण एक बहुत गंभीर समस्या ये खड़ी हो गई है कि लोगों ने कृत्रिम गर्भाधान को अपना लिया है क्योंकि अभी सांड मिलते नहीं हैं और अगर सांड मिलते भी हैं तो बहुत महंगे हो गए हैं और सांड अगर मिलते भी हैं तो उनकी समस्या क्या है कि वो बीमार हैं, कमजोर हो गए हैं। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारे भारतीय गौवंश की प्रजातियां कौन कौन सी है। हम अल्फाबेटिकली लेंगे तो अंकुल या अंकुल वाटसी जो कि अफ्रीका में आदिवासी प्रजाति है जिन्होंने 2000 साल से हमारी प्रजाति को संभाल के रखा है और वो लंबे सींग की प्रजाति है। उसके सींग बहुत लंबे हैं और आदिवासियों ने लंबे सींग के कारण उनको संभाल के रखा हुआ है। कारण है कि उसके गौवंश की विशेषता ये है कि पर्यावरण के अंदर से वो जितनी भी शक्तियां हैं उसको एकत्रित कर लेता है लंबे सींगों से और उसका जो दूध है उसमें 10% वसा है, 10% वसा है जो सबसे अधिक है। तो हमारे गौवंश को दबाने के लिए भारत में भैंस को बढ़ावा दिया गया। भैंस के अंदर 7% से 13% तक वसा है। इसके कारण क्या है कि वसा के आधार पे दूध का मूल्य का भुगतान शुरू किया गया। तो उसमें क्या हो गया कि भारतीय गौवंश के जो वसा की समस्या धीरे धीरे बहुत गंभीर हो गई और उसके कारण हमारा भारतीय गौवंश मार खा गया। दूसरा, भारतीय गौवंश जो है विदेशी नस्ल के कारण बीमार पड़ता चला गया जिसके कारण दूध का उत्पादन दिन प्रतिदिन कम हो गया। तो हमको अब धीरे धीरे वापस वो हमारी जो 7000 साल पुरानी लंबे सींग वाली प्रजाति कहते हैं जिसको आज यहाँ पे देखना बड़ा मुश्किल हो गया है और वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के जो आदिवासी हैं उन लोगों ने उसको बहुत ध्यान से रखा है और करोड़ों की संख्या में वहाँ सुरक्षित रखा है। तो हमको उसको वापस यहाँ पे स्थापित करना पड़ेगा। उसके बाद है जो हैदर अली टीपू सुल्तान के समय अमृत महल मतलब दूध का खजाना था और उसके जो बैल थे वो सवाई चाल मतलब सामान्य जो बैल चलते हैं वो एक चाल चलते हैं तो ये उससे 1.25 गुना ज़्यादा तेजी से चलते हैं। तो परिवहन के लिए बहुत उपयुक्त थे और उसका विकास उस समय हैदर अली के समय 60,000 गौवंश को विकसित किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से जब हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान की बारी आई तो अंग्रेजों ने उनको सबको ख़त्म करके और वो 60,000 गौवंश का सत्यानाश कर दिया। तो हमको उसको फिर से स्थापित करना पड़ेगा क्योंकि वो दूध भी अच्छा देते थे और उनके जो बैल थे बड़े मजबूत थे
और 3 प्रकार के बैल थे और वो तोप की गाड़ी को इधर से उधर संचालन बड़ी तेजी से करते थे, जिससे अंग्रेज उनको पकड़ नहीं पाते थे। उसके बाद फिर हमारे पास में जो गौवंश है दूध देने वाले, खास करके गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है, लाल सिंधी है, तो इन सबको बहुत बढ़िया तरीके से विकसित किया गया था और उनकी संख्या भी भारत में करोड़ों थी। और उनके यानी वीर्य से, गिर के वीर्य से बहुत सारी नई प्रजातियां हमारे भारत में तैयार की गई, इसलिए हमारी जो नस्लें हैं वो बहुत अच्छा दूध देती थी और दूध की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन दुर्भाग्य से वर्गीस कुरियन को हमारे देश में इस तरह लाया गया कि फादर ऑफ मिल्क, फादर ऑफ ये, फादर ऑफ वो, ऐसा करके, और उसने बोला अधिक दूध का उत्पादन कीजिए और उसने धीरे धीरे कृत्रिम गर्भाधान पर जोर दिया। और जो विदेशी नस्ल हैं, सबसे पहले 1760 में जर्सी नाम के टापू में एक प्रजाति विकसित की गई जो सुअर, यार्क और भी बहुत सारे वो हैं मासल जीव हैं, उनके मदद से उसको विकसित किया गया। और उसका मुख्य उद्देश्य उनको यानी मांस के लिए विकसित किया गया था, लेकिन उसको हमारे यहाँ पे जब लाया गया तो बताया गया कि अपने वजन से वो 13 गुना ज़्यादा दूध देती है। तो उसके बाद वो धीरे धीरे हमारे यहाँ वर्गीस कुरियन की मदद से गिर और सब नस्लों पे जो दूध देने वाले थे वहाँ पे इनका वीर्य डाला गया और उसको धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त किया गया, हमारी मूल प्रजाति को। और उसकी जगह ये जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन, जब जर्सी की सफलता हो गई तो उसको धीरे से होलिस्टीन फ्रीजियन को लाया गया। इलवारा, ब्राउन स्विस, इस तरह की नस्लें हैं बहुत सारी, उनको सबको भारतीय नस्ल में कृत्रिम गर्भाधान के नाम से वीर्य डाल दिए गए और उसके माध्यम से हमारे गायों को भी बीमार कर दिया गया और साथ साथ में हमारे जो मनुष्य हैं जो गाय का दूध पीते हैं उनको भी बीमार कर दिया गया। और स्वस्थ मनुष्य और स्वस्थ गौवंश को बीमार करके पूरे भारत को बीमार कर दिया गया। स्थिति हमारी ये हो गई कि हम उनके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो गए। आज हमारे गोमां विज्ञान को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हम जो वो सिखाते हैं उसके ऊपर पूरी तरह से आधारित हो गए हैं और हम उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और उनके हाँ में हाँ मिला के हम जैसा वो बोलते गए हम करते गए। पहले हमको बोला गया कि आप अधिक अन्न उपजाइए, हरित क्रांति, तो उस समय भी जैसा ये दूध के लिए किया गया उसी तरह से बीज की हमारी जो नस्लें हैं उनको सबको समाप्त किया गया और उसकी जगह उनके द्वारा तैयार जितने बीज हैं वो सब हमारी खेती में बहुत होशियारी से लाए गए और अधिक अन्न उपजाइए उस नाम से हमारे यहाँ उसका प्रवेश करवा दिया गया है। फिर धीमे से गोबर की खाद को हटा के और उसकी जगह रासायनिक खाद को लाया गया। रासायनिक खाद ने जैसे ही भूमि के अंदर प्रवेश किया हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसको प्रभावित किया और उसमें हमको पानी की जो मात्रा है वो 6 गुना ज़्यादा लगने के कारण हम बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होने से हमारा जल स्तर खत्म हो गया, हमारी भूमि भी कड़ी हो गई, हमारी भूमि की जो मृदुता है, जो मिठास है, जो नरमी है, या केचुए जो अंदर प्राकृतिक रूप से काम करते थे वो सब धीरे धीरे मरते चले गए और उन जमीन की हालत ऐसी हो गई कि उसको जब तक यूरिया, इनका जो रासायनिक खाद है, पोटास, नाइट्रोजन और भी बहुत सारे तरीके से उन्होंने उसका निर्भरता हमारे ऊपर डाल दी और उसके बाद धीरे धीरे हमको ऐसा किया कि जो रासायनिक खाद है वो भी हमको बाहर से ही मतलब लाना पड़ा। हमारे देश में उसका उत्पादन नहीं होता था और यदि होना शुरू भी किया गया तो सरकारी मदद से उनके कारखाने लगाए गए जिससे वो जो मिलावट करते थे वही चीज़ हमको मिलती थी। और समय ऐसा आ गया कि रासायनिक खाद के कारण हमारी जो फसलें हैं वो सब बीमार पड़ गई। तो फसलों को रोकने के लिए जो प्राकृतिक तरीके थे उसके जगह इन्होंने क्या किया कि 33,000 बीमारियों को रोकने के लिए 72,000 प्रकार के कीटनाशक तैयार किए गए और उनके घोल जो है हमारी फसलों पर डाले गए। उससे हमारी फसलें पूरी तरह से जहरीले हो गए, जिसमें स्थिति ये आ गई कि हमारे जो किसान हैं वो कैंसर जैसे खतरनाक रोगों से पूरी तरह से ग्रसित हो गए और उनको ऐसी स्थिति आ गई कि उनको मरना पड़ा।
दूसरा, जो संरक्षण होता था उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने ये कृत्रिम गर्भाधान को लाया और हमारे यहाँ यांत्रिकरण यानी ट्रैक्टर का प्रयोग जो है खेती में चालू किया गया। तो उसके कारण क्या हो गया कि ट्रैक्टर के कारण भी हमारे यहाँ किसान जो है वो बुरी तरह से उसके धुएं से बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ के स्थिति ऐसी आ गई कि किसान को खेती में कम ध्यान देना पड़ा, और कुल मिला के ट्रैक्टर जो है वो कर्जे में आ गया। और बाद में धीरे धीरे बैंकों ने जिन्होंने ऋण दिया था या साहूकारों ने दिया था वो सब ट्रैक्टर किसानों से वापस खींच लिए। अब किसान जो है उसके पास बैल की स्थिति नहीं थी, इसलिए उसको आत्महत्या करने की स्थिति आ गई, क्योंकि उसके पास बैंक या साहूकारों को देने के लिए ऋण देने की स्थिति में नहीं था वो। तो उसकी खेती भी चौपट हो गई और उसके साधन भी सब समाप्त हो गए। धीरे धीरे हमारे देश में स्थिति ऐसी आ गई कि पर्यावरण का भी सत्यानाश पूरी तरह से किया गया। 1928 में कार्बन फ्लोरोकार्बन CFC इसका आविष्कार अमेरिका ने किया था, और उसके बाद अमेरिका ने स्थिति ऐसी ला दी कि 1955-56 में ओजोन में फुटबॉल जितना छेदा हुआ, और उस छेदे के कारण ओजोन के, अब सूर्य की जो पराबैंगनी तरंगे थी अल्ट्रावायलेट तरंगे, वो उसका प्रवेश सीधा सीधा पृथ्वी पे होने लगा, जिससे हमारे यहाँ चर्म रोग, चर्म कैंसर प्रभावित हुआ। और उसकी स्थिति ऐसी आ गई कि हमारे किसान और आम नागरिक भी उससे ग्रसित हो गए, और उसको रोकने के लिए हमारे जो जैविक उपाय थे, प्राकृतिक उपाय थे, उसकी जगह जबरदस्ती हमारे यहाँ इन्होंने विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने टीके और बहुत सारे दवाएं तैयार की, और उससे एक कैंसर को रोकने के कारण 52 प्रकार के नए कैंसर उत्पन्न हो गए। 1980 में एड्स की बीमारी अमेरिका से, जो कि अफ्रीका से अमेरिका गई, अमेरिका से भारत में प्रवेश की, और एड्स का विकास भारत में व्यवस्थित ढंग से 1981 से चालू किया गया, जो आज भारत बहुत चरम सीमा पे एड्स से ग्रसित हो गया है। उसके बाद हमारे यहाँ जो यूरिया का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने के कारण मधुमेह की बीमारी चरम सीमा पे पहुंच गई, और मधुमेह को रोकने के नाम पे भी ऐसा ही षड्यंत्र हुआ कि हमको बोला गया कि आप अपने शरीर को इन टीके का उपयोग करिए, इन दवाओं का उपयोग करिए, प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग मत करिए, आयुर्वेद चीज़ों का उपयोग मत करिए, क्योंकि इनसे आपके उसका उपचार नहीं होगा। परिणाम ऐसे आ गए कि जितने भी एंटीबायोटिक इन्होंने दिए थे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के नाम से, तो उन्होंने क्या कर दिया, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से चौपट कर दी, और स्थिति ऐसी आ गई कि हमारा शरीर जो है खाली उन दवाओं पे ही निर्भर हो गया, और धीरे धीरे हमको भी आत्महत्या करने की स्थिति ला दी, और हमारे यहाँ बहुत तेजी से लोग मरने लग गए। अकाल मृत्यु बोला जाए वो हो गया। हमारे देश में भी 1965 में जो अकाल हुआ था, जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और हमारे यहाँ 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अमेरिका से एक समझौता किया था, पब्लिक लॉ 480, जिसको संक्षिप्त में PL 480 कहा जाता है, वो एक समझौता किया था कि भारी उद्योग की भारत में स्थापना करिए और बदले में गाय का मांस का निर्यात करिए। तो वो समझौता 20 साल का किया गया था पहली बार। तो उस समझौते के अंतर्गत ये किया गया, स्थिति ये लाई गई कि उस समझौते में हमको जबरदस्ती कत्ल खाने जो है स्थापित करवा के, और हमारे जो अच्छे अच्छे जो बैल थे वो सब कटवा दिए गए, और उसका जो मांस है वो अमेरिका को दिया गया। और 65 में उस समझौते के अंतर्गत लाल गेहूं, जो सुअर वहाँ अमेरिका में नहीं खाते थे, वो गेहूं हमारे यहाँ लाए गए, और उस गेहूं में बहुत सारी बीमारियां थी, और वो गेहूं खाने से हमारे यहाँ बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती चली गई, और यहाँ पे खेती बंजर हो गई, और इस तरह की जो बीज थे वो सब आ गए, और उसकी देन ऐसी हो गई कि भारत पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और भारत को मजबूरन रासायनिक खाद, कीटनाशक, ये सब उस PL 480 के समझौते के कारण लेने पड़े। उसके बाद 10-10 साल के समझौते
आगे नवीनीकरण होते गए और भारत को ये सब चीजें जबरदस्ती लेने पड़े और स्थिति ऐसी आ गई कि हमारे यहाँ दूध का उत्पादन लगभग समाप्त होने को आ गया था। इसलिए क्या हुआ कि हमको दूध पाउडर का आयात करना पड़ा और दूध पाउडर का आयात करने से उसको गर्म पानी में मिला के और डेयरी जो भारत में स्थापित की गई, उन डेयरियों में वो दूध का जो टोन दूध के नाम से भारत में पूरे देश में उसका जाल फैला दिया गया और वो टोन दूध हमारे यहाँ बच्चों को दिया गया, जिससे बच्चे तेजी से मरते गए। और वो दूध पाउडर जो है, वो दूध पाउडर से चाय हमारे देश में पहले कोई नहीं पीता था। 1906 में चाय का प्रवेश बहुत व्यवस्थित ढंग से अंग्रेजों ने करवाया था और अंग्रेज बिना दूध की चाय पीते थे जो हानिकारक नहीं थी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि हमको सिखाया गया कि आप तो दूध पीते हैं तो दूध डाल के ही चाय पीजिए, और जैसे ही दूध डाल के लोगों ने चाय पीना शुरू किया तो थिन नाम का जो जहर था वो हमारे शरीर में प्रवेश करता गया। वो एक धीमा जहर था जो धीरे धीरे विकराल स्वरूप लेता गया। वो टेनिन के नाम से मतलब अपना स्वरूप परिवर्तित कर चुका था। तो चाय पीने से कब्ज की बीमारियां बढ़ती चली गई। 1965 में कॉफी का प्रवेश भारत में बहुत व्यवस्थित ढंग से कराया गया। जब चाय की सफलता उन्होंने देखा कि भारत में लोग चाय पीने के आदी हो गए, तो कॉफी का प्रवेश करवाया गया और पहले निःशुल्क पूरे भारत में कॉफी का वितरण चालू किया गया और लोगों को समझाया गया कि कॉफी बहुत ताकतवर है। एक कॉफी पीने से 21 चाय के बराबर ताकत रहती है, जबकि 21 चाय के बराबर जहर रहता है उसके अंदर। वो कॉफी लोगों को पिलाया गया और साथ साथ में 1965 में ही ठंडा के नाम से हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक का धीमा जहर, जो कि बहुत बाद में विकराल स्वरूप ले चुका है, तो वो धीमे जहर को भी भारत में प्रवेश करवा दिया गया। तो हमारे यहाँ बाद में ऐसा हो गया कि कोई किसी घर जाता था तो बोले लीजिए साहब चाय पीजिए, तो बोले नहीं हम चाय नहीं पियेंगे, तो लीजिए कॉफ़ी पीजिए, और कॉफ़ी नहीं पियेंगे तो लीजिए ठंडा पीजिए। इस तरह से लोगों को ज़बरदस्ती उसका सेवन करने के लिए आदी बनाया गया। तो स्वरूप ऐसा हो गया कि हमारे यहाँ लोगों ने गन्ने का रस पीते थे, नींबू की शिकंजी पीते थे, शरबत पीते थे और जो भी अच्छे अच्छे पेय पीते थे वो सब का चलन बंद करवा दिया। और कोल्ड ड्रिंक में इस तरह के व्यवस्थित ढंग से पेय लाए गए कि 50-55 हजार प्रकार के पेयों का चलन ला दिया गया। दूसरा, हमारे यहाँ टीवी का चलन बढ़ा दिया गया, जिसमें विज्ञापन बड़े मोहक बनाए गए और उसमें हमारे जो भी अभिनेता वगैरह थे उनका प्रयोग इन चीज़ों के मदद के लिए, जो कि हमारे आम लोगों तक पहुंच सके, उसके लिए करवाया गया। परिणाम ऐसा आ गया कि हम इन सब चीज़ के आदी हो गए, हमारे बच्चे इन सब चीज़ के आदी हो गए। हमारे यहाँ पहले कोई फ्रिज की व्यवस्था नहीं थी, रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था नहीं थी, तो हमारे यहाँ ज़बरदस्ती रेफ्रिजरेशन का प्रयोग चालू किया गया। हमको बर्बाद करने के लिए मोबाइल का प्रयोग चालू करवाया गया। धीरे धीरे मोबाइल हमारे यहाँ ऐसा हावी हो गया कि आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हम मोबाइल के बिना जी नहीं पाते हैं। और मोबाइल में गंदे गंदे जो षड्यंत्र के अंतर्गत जो दृश्य हैं वो दिखा दिखा के हमारी पीढ़ी को बर्बाद किया गया। कुल मिला के हमारे यहाँ गौवंश बर्बाद हो गया, हमारी संस्कृति बर्बाद हो गई, हमारे यहाँ हमारा जो अपना जो था वो सब खत्म हो गया। चोटी खत्म हो गई, धोती खत्म हो गई, लंगोटी खत्म हो गई, तिलक खत्म हो गया, वेद खत्म हो गया, उपनिषद खत्म हो गया, पुराण खत्म हो गया, शास्त्र खत्म हो गया, संस्कृति खत्म हो गई। हम जमीन पे बैठना भूल गए और जमीन पे जैसे ही हम बैठना भूल गए तो हमने खड़े खड़े ही सब कुछ करना शुरू कर दिया। खड़े खड़े भोजन करना शुरू कर दिया, खड़े खड़े पेशाब और टट्टी करना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते चले गए। और स्थिति ऐसी आ गई कि बहुत छोटी उम्र में, आयु में हम लोग बहुत भयंकर बीमारियों से ग्रसित हो गए। आज बच्चा पेट से जन्म लेता है तो उसके हृदय में छेदा हो जाता है, होल हो जाता है। बच्चा जन्म लेता है तो उसके आँख में कैंसर हो जाता है। बच्चा जन्म लेता है तो मानसिक विकलांगता आ जाती है। बच्चा जन्म लेता है तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है। नाना प्रकार की नई नई बीमारियां जो कभी हमने जिंदगी में सुनी नहीं थी, वो बीमारियां आना शुरू हो गई। फिर हमारे यहाँ षड्यंत्र किया गया कि महामारियां लाना शुरू किया। जैसे आज हम लोग अभी 2-3 साल पहले से कोरोना से परिचित हुए, इस तरह की बीमारियां हर 100 साल में आती चली गई और करोड़ों में हमारे यहाँ लोगों को मारना शुरू कर दिया। पहले हमारे यहाँ टीबी को भी बहुत गंभीर बीमारी मानी गई थी और तब टीबी के कारण काफ़ी लोग अकाल मृत्यु में मरना शुरू हो गए थे। और टीबी की बीमारी
क्षय रोग ऐसा खतरनाक था कि धीरे धीरे भारत में बहुत ज्यादा फैलता चला गया। पोलियो जैसी बीमारी जो हमारे भारत में नहीं थी, उसको इस तरह से अंदर प्रवेश करवाया गया कि पोलियो से हमारे यहाँ बच्चा प्रवेश मतलब करके और ऐसा विकलांग हो गया कि उसके पूरा माने घर का जो बचत थी वो सब इसमें चली गई, हमारे घर की जमीनें बिक गई और पूरा बीमारी के उपचार में ही सब चलता गया। आधुनिक चिकित्सा के नाम से तरह तरह के अस्पताल चालू हो गए और जबरदस्ती सर्जरी चालू करनी पड़ी। हमारे यहाँ सर्जरी के नाम पे जबरदस्ती के जो सामान्य प्रसूति होती थी उसकी जगह चीरफाड़ के द्वारा गर्भाशय का चिकित्सा चालू कर दी गई और लोगों को बीमार कर दिया गया। उसके कारण स्तनों में दूध आना समाप्त हो गया। दूध समाप्त हो गया तो बच्चे को बोतल का दूध पिलाना शुरू कर दिया और बोतल के दूध के कारण बच्चे को माँ से दूर रखा गया। बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिला। बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिलने से वो ममत्व समाप्त हो गया। और हमारे यहाँ बहुत बड़ा षड्यंत्र ये किया गया कि हमारे बच्चे को तीसरी कक्षा के बच्चे को निबंध पढ़ाया गया। तो हमारे यहाँ जो गाय विश्व की माता है, गावो विश्वस्य मातरः, उसको पूरी तरह से खत्म करके और नए वाक्य लिखवाए गए। काउ इज ए पेट एनिमल, काउ एक उपयोगी जानवर है, काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, काउ गाय एक पालतू जानवर है। इस तरह के वाक्य लिखवा के नए निबंध लिखवाए गए और उसमें जबरदस्ती के इस तरह के वाक्य लिखवाए गए कि जिससे बच्चे को सही चीज का अनुमान न हो सके और ये कत्ल खाने में जो गाय कटती है उसमें बच्चा विरोध न कर सके। षड्यंत्र धीरे धीरे गहरा होता गया। हमको हमारी सोच को पूरी तरह से जकड़ लिया गया। हमारी वेशभूषा वो जो चाहते थे उस तरह की वेशभूषा रखी गई ताकि गुलाम की जो वेशभूषा रहनी चाहिए उसकी पहचान अलग होनी चाहिए। और हमारी जो शिक्षण व्यवस्था थी वहाँ पे कॉन्वेंट लाया गया। कॉन्वेंट पहले अनाथालय को कहा जाता था। शब्दकोश में कॉन्वेंट मतलब अनाथालय होता था और अनाथ बच्चे कॉन्वेंट में प्रवेश करते थे। हमारे यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं तैयार की गई कि जिसमें कॉन्वेंट जो है वो सनाथ बच्चे कॉन्वेंट में जाने लगे और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा डोनेशन के नाम पे लिया गया और वो पैसा आतंकवाद को दिया गया। और हमारा जो बच्चा है उसको एक ही चीज़ समझाई गई कि गाय जो है वो जानवर है और गाय का मांस खाना बहुत उपयोगी है। तो बच्चों को इंडोनेशिया, ताइवान, मलेशिया, ब्राज़ील, इन सब जगह से पॉपिंस जैसी टॉफ़ी और च्युइंगम जैसी टॉफ़ियों में गाय का मांस जो है जिस पर स्पष्ट लिखा हुआ था बीफ बोन जिलेटिन, गौ मांस, बहुत छोटे अक्षर में लिखा गया था, वो खिलाया गया। शक्तिवर्धक के नाम पे थ्रेप्टिन नाम के बिस्किट जो है वो लाया गया जिसमें गाय का खून मिलाया गया था। वो खून जो है बच्चों को थ्रेप्टिन बिस्किट के नाम से खिलाया गया ताकि बच्चा मांस खाने का विरोध न कर सके, उसको मांस का आदी बनाया जाए। जितने भी 5 सितारा होटल हैं वहाँ पे गाय का मांस जो है बच्चे को खिलाया गया। आधुनिकता के नाम पर हमारे यहाँ पे पिज़्ज़ा, बर्गर जैसी चीज़ें आज बहुत ज़्यादा लोग आज खाते हैं और घर में गाली गलौज करते हैं, दारू पीते हैं और घर में झगड़ा करते हैं। घर का पूरा सत्यानाश करने के लिए तहलका मचा देते हैं और इस तरह से धीरे धीरे हमारे यहाँ पे घर का जो संयुक्त परिवार का जो नियंत्रण था उसको बाजारवाद में लाके खड़ा किया गया। मैं आज खास करके पहले पर्यावरण पे ध्यान दूंगा क्योंकि हमारे यहाँ जो हवन होता था, हम जब भी कोई विशेष हमारा त्यौहार रहता था, खास करके हमारा जो जन्मदिन था, उसमें हम क्या करते थे कि जन्मदिन का पहले छोटा सा एक हवन करते थे घर में और उसमें सबको बुलाते थे। हवन करवा के और बढ़िया हलवा वगैरह बना के पौष्टिक शुद्ध गाय के घी से, और वो हलवा हम सबको भगवान को भोग लगा के और लोगों को खिलाते थे। वो हलवे के जगह ये केक का मतलब प्रवेश करवाया गया और उसमें मोमबत्ती का ऊपर लगवा के और अपने मुंह से फुकवाया गया। हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है तब हम क्या करते हैं कि दिया बुझा देते हैं फूक के कि भाई ये मर गया है, अग्नि खत्म हो गई है, इसकी ज्योति खत्म हो गई। तो अपने मुंह से ही बच्चे को बोला गया कि आप इसको फूकें। तो बच्चा समझता नहीं था तो उसको वो मोमबत्तियों को फूक देता था, जिसके कारण ये हो गया, परिणाम ऐसा आ गया कि अपना मृत्यु का दिवस मनाना शुरू किया जन्मदिन की जगह। और
हमारे यहाँ बांटने की प्रवृत्ति नहीं थी। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार था, मिलके हम लोग एक दूसरे से काम करते थे। कोई भी समस्या आती थी तो हमारे यहाँ जो बुजुर्ग रहता था उससे पूछ के कोई भी काम किया जाता था सर्वसम्मति से। तो यहाँ पे उसके हाथ में बिना धार का चाकू पकड़ाया गया और उस चाकू से केक को कटवाया गया और उसको बांट दिया गया और फिर हैप्पी बर्थडे के नाम से वो केक खिलवाई गई, जिसके अंदर अंडा था और धीरे धीरे उसके अंदर गाय का मांस मिलाया गया, जिससे बच्चा गाय का मांस खाने का आदी हो जाए और बच्चे के नाम से पूरा परिवार जो है वो गाय का मांस खाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ जो नया साल हम चैत्र के प्रतिपदा को मनाते हैं, उसकी जगह अंग्रेजी तारीख लाई गई, अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग चलन में लाया गया और धीरे धीरे हम 31 दिसंबर की रात को 12 बजे इसको मनाना शुरू कर दिए और उसमें नाम से दारू पीना शुरू कर दिए। पहले बोले हम जौ का पानी पीते हैं, बियर पीते हैं, और धीरे धीरे फिर वो दारू वारू पीना शुरू कर दिए, मांस खाना शुरू कर दिए और जबरदस्ती के फटाके फोड़ के पर्यावरण का सत्यानाश करते शुरू कर दिए। और वो इतना ज़्यादा फैल गया है कि अब किसी को चैत्र प्रतिपदा के नाम से आप बोलिए तो वो मानने को तैयार नहीं है कि हमारा नया साल इसमें मनाया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति अपना जनेऊ पहनता है तो बोले ये रस्सी क्यों बांधे हैं आपने। यदि कोई सिक्खा धारण करता है तो बोले आपने ये जबरदस्ती की चोटी क्यों बांधी है। और बच्चे को धार्मिक संस्कार जो है धीरे धीरे समाप्त कर दिए गए और उसकी जगह चर्च यहाँ पे भारत में बहुत व्यवस्थित ढंग से लाए गए और लोग उसमें जाना शुरू कर दिए। हमारे यहाँ गुरुवार यानी वीरवार, बृहस्पतिवार को विशेष महत्व दिया गया था, उसकी जगह रविवार चालू किया गया और रविवार की छुट्टी कार्ल मार्क्स ने रविवार की छुट्टी चालू की। पहले हमारे यहाँ इस तरह की छुट्टी की कोई परंपरा नहीं थी। हम तो बहुत सक्षम थे, बहुत ताकतवर थे, बहुत स्वस्थ थे, इसलिए हमको छुट्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हम कोई दिन छुट्टी नहीं मनाते थे। तो जबरदस्ती हमारे यहाँ रविवार चालू किया गया और रविवार को सुबह 9 से 10 1 घंटा लोग चर्च में जाना शुरू किए और धीरे धीरे 1 घंटा हम वहीं बिताते थे, एक दूसरे से मिलते थे और ये व्यवस्था बाद में एक दूसरे के घर जाने की व्यवस्था चालू की गई। बहुत व्यवस्थित ढंग से हमारे जितने भी रीति रिवाज हैं उसको ख़त्म किया गया। गुरुकुल जो ख़त्म हुए उसका परिणाम ये आ गया कि आज हम गुरुकुलम के लिए मोहताज हो गए हैं। मैंने आज हम गुरुकुलम क्या होता है उसके लिए तरस गए, जबकि भगवान की दया से ये हमारा जो अभियान है ये स्थिति में आ गया है कि आज भारत में 3000 से ज़्यादा गुरुकुलम स्थापित हो गए हैं और ये गुरुकुलम धीरे धीरे वापस 7,32,000 गुरुकुलम स्थापित हो जाएंगे, ऐसी हमको आशा है। और मुझे एक सबसे बड़ा अभियान जो है आज के दिन मिला है बन्ने सिंह जी की मदद से। मैं उनको बहुत हार्दिक तरह से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी बात को रखने का मौका दिया है और मैं आपके बीच में उस गुरुकुलम की महत्व को रख रहा हूं। जितने भी गुरुकुलम आज भारत में चल रहे हैं जो हमारी पुरानी प्राचीन व्यवस्था के अनुरूप हैं, उन गुरुकुलम में क्या किया गया है कि मोबाइल को प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठंडा यानी रेफ्रिजरेशन का बिल्कुल वहाँ पे प्रतिबंध है, टीवी जैसी कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। बच्चा इन तीनों चीज से दूर रखा जाता है और बच्चा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। सुबह उठ के योग ध्यान प्राणायाम ये सब चीज़ें करता है और उसके कारण क्या होता है उसको मालूम पड़ता है कि हमारी संस्कृति में क्या जरूरी है। और स्थिति ऐसी बन गई है कि जितने गुरुकुल हमें उसको देखने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं और जो बच्चे आज बर्बाद हो गए हैं कॉन्वेंट व्यवस्था से, वो सब गुरुकुलम में भर्ती हो रहे हैं। और धीरे धीरे ये व्यवस्था विदेशों में भी चालू हो गई है, वहाँ भी गुरुकुलम स्थापित होने की स्थिति आ गई है और बहुत तेजी से वहाँ व्यवस्था ऐसी आ रही है कि वहाँ हमारे जितने भी वेद हैं वो चारों वेद जो है वहाँ जर्मनी वगैरह में तो बहुत ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था की गई है और भारत से ही सब सीख के संस्कृत भाषा सीख के और पूरे वेदों का अध्ययन बहुत गहराई से किया गया है। पूरे 6 उपनिषदों का अध्ययन बहुत गहराई से किया गया है और जो 18 पुराण हैं उनका भी अध्ययन बहुत गहराई से किया गया है। तो स्थिति ऐसी आ गई है कि 1974 में अग्निहोत्र की चिकित्सा जो है वो भारत में इतनी तेजी से आगे बढ़ी है जर्मनी के माध्यम से कि 1944 में 23 सितंबर 1944 को भगवान परशुराम जी ने महाराष्ट्र में अकलकोट एक स्थान है जहाँ पे श्री गजानन महाराज को अग्निहोत्र की पूरी व्यवस्था समझाई गई थी और वहाँ से अग्निहोत्र की
जो शिक्षा है उसको जर्मनी ले गया था अपने यहाँ। और वो धीरे धीरे क्या हुआ कि स्थिति ऐसी बन गई कि अग्निहोत्र को सबसे पहले अमेरिका ने अपनाया था। 1973 में बसंतराव प्रांजपे जी भारत से गए थे, उनको यहाँ से अक्कलकोट से भेजा गया था कि अग्निहोत्र को वहाँ पे आप ले जाके चालू करवाइए। तो अमेरिका ने पहले उसकी पूरी बाल की खाल निकाली, उसको जल्दी विश्वास नहीं हुआ कि अग्निहोत्र कोई ऐसी व्यवस्था है जो हमारे यहाँ पे परिवर्तन ला सकती है। तो अग्निहोत्र ने अमेरिका ने अग्निहोत्र का नाम दिया इट इज़ ए वंडरफुल वेपन। बहुत खतरनाक जो है, इन्हें आश्चर्यजनक ये हथियार है जो आदमी को पूरी तरह से कायाकल्प करता है। 74 में अग्निहोत्र चिकित्सा जो है वो अमेरिका से जर्मनी में पहुंची थी, और जर्मनी में पहुंच के उसने धीरे धीरे वहां से अग्निहोत्र चिकित्सा पे पूरा एक संस्थान, एक व्यवस्था पूरे विश्व में स्थापित की। और अमेरिका ने धीरे धीरे पूरे विश्व में आज 171 देशों में अमेरिका के कारण ये व्यवस्था जो है स्थापित हो चुकी है, और सभी लोग अग्निहोत्र को कर रहे हैं। वहां पे बसों में स्टिकर लगाया, होशियारी ये कर दी कि अग्निहोत्र का नाम बदल दिया और हवन को जो है होम की जगह होमा नाम रख दिया, और बसों में लिखा था डू होमा, आप होमा कीजिए। अस्पतालों में वहां स्टिकर लगा दिए, आप हवन करिए। पूरे विश्व में आज कहीं पे भी आप जाइए तो डू होमा, हवन करिए, इस तरह की व्यवस्था स्थापित की गई। और वो पलट के हमारे यहाँ पे भी डू होमा के नाम से हमारे यहाँ आ गया है। अब लोगों ने उसको अपना लिया है होमा के नाम से, और वो धीरे धीरे अब जन्मदिन में भी वो हवन जो है फिर से स्थापित हो गए हैं। और जो हमारे गुरुकुलम है वो भी धीरे धीरे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि लोग हवन करते हैं। और गुरुकुलम में सबसे बड़ी चीज क्या की गई, हमारी जो प्राचीन जो व्यवस्था थी, घुड़सवारी, तैरना, योग, ध्यान, प्राणायाम, चिदाकाश, अचपाजप, योग निद्रा, समाधि जैसी चीजें गुरुकुलम में अनिवार्य कर दी गई, जिसके कारण वो बच्चा जो है उसको आगे पूरे विश्व में फैला सकता है। और हमारे यहाँ मार्शल आर्ट यानी आत्मरक्षा के लिए जो व्यवस्था थी वो गुरुकुलम में अनिवार्य कर दी गई। बच्चे को 3 साल के बच्चे को मार्शल आर्ट यानी जूडो, कराटे, कुंफू, ये तीनों चीजें वहाँ पे बच्चे को सिखाना शुरू कर दिया। बच्चा जब गुरुकुलम से बाहर निकलता है तो वो पूरी तरह से आत्मरक्षा के लिए तैयार होकर ही बाहर निकलता है, उसके नीचे वो कोई समझौता नहीं करता है। तो गुरुकुलम में इस तरह पूरे जितने भी एक एक गुरुकुलम में लगभग 1,20,000 से ऊपर ही ग्रंथ रखे गए हैं, जिसमें पूरी जानकारियां जो है उसके अंदर रखी गई हैं। और गुरुकुलम में एक व्यवस्था और की गई है कि जो कागज है वो घास से बनाया जाता है। एक विशेष प्रकार का घास आता है, उसको पानी में भिगा के उसके बाद उससे कागज तैयार किया जाता है जो 800 साल तक चलता है। और इसी तरह की स्याहियाँ भी विकसित की गई हैं जो 800 साल तक चलती हैं, यानी उस पर लिखा हुआ जो भी चीज़ें हैं वो 800 साल तक खराब नहीं होता है, सुरक्षित रहता है। और कागज भी जो है वो फटता नहीं है, बिल्कुल नया का नया रहता है। तो हमारे गुरुकुलम हमारा बहुत बड़ा आधार है। गुरुकुलम में 1252 प्रजातियां थी, उसमें से कोशिश की जा रही है कि अधिकांश प्रजातियां उसको सुरक्षित रखी जाए। वर्तमान में कोल्हापुर के पास में कनेरी मठ, कोल्हापुर से 17 किलोमीटर आगे है, स्वामी काट सिद्धेश्वर जी महाराज हैं जो ब्रह्मचारी हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने वहाँ 22 प्रजातियाँ विकसित की हैं और 750 एकड़ में जैविक खेती वो करते हैं। और वहाँ सुबह से रात तक किसान आते हैं और वो उन जैविक खेती को, वहाँ के जितने भी बीज वगैरह ले जाते हैं और उसका प्रचार प्रसार वहाँ से चलता है। वहाँ पे पंचगव्य की पूरी व्यवस्था है। वहाँ पे पंचगव्य के निर्माण के लिए एक गुरुकुलम भी स्थापित किया गया है, जो कि गुरुकुलम में बच्चों को पूरी 72 कलाएं सिखाई जाती हैं। वहाँ 1000 बच्चों को निःशुल्क ये अपना 72 कलाएं पूरी तैयार कराई जाती हैं। अच्छे विद्वान कोटि के आचार्य वहाँ पे स्थापित किए गए हैं। गुजरात में सबसे पहले हेमचंद्र आचार्य संस्कृत पाठशाला, जो कि 20 साल पहले स्थापित किया गया था और उसके अंदर ये 72 कलाएं स्थापित की गई थी। उनकी प्रेरणा से श्री गोपाल सुतरिया बंसी गिर गौशाला ने अहमदाबाद के अंदर ही गो तीर्थ के नाम से स्थापित किया है।
और वहाँ भी 1000 बच्चों को निःशुल्क 64 कलाएं वहाँ पे सिखाई जाती है, जिसमें संगीत के 38 वाद्य यंत्र बजाना सिखाया जाता है। इस तरह की व्यवस्थाएं पूरे देश के अंदर की गई। उज्जैन में शिवराज सिंह चौहान जी के सहयोग से एक अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुलम सम्मेलन किया गया था, जिसमें पूरे विश्व के अलग अलग क्षेत्र के आचार्य वगैरह वहाँ पे आए थे और उन लोगों ने यहाँ पूरी व्यवस्था को समझा और समझ के हमारे आज आसपास के जो देश हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, इस तरह के बहुत सारे देश हैं, बर्मा है, तो वहाँ पे ये गुरुकुलम वहाँ पे स्थापित किए गए। धीरे धीरे वो बढ़ते गए और पूरे विश्व में गुरुकुलम स्थापित होते चले गए और गुरुकुलम के माध्यम से ही गोपालन पे जबरदस्त काम चालू हो गया है। पर्यावरण पे भी वर्तमान में बहुत ही अच्छी तरह से काम चल रहा है और पर्यावरण पे सबसे पहले हमने हमारे जो सबसे प्राचीन जो साक्षात सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव को जो प्रत्यक्ष देव हैं, उनका उपयोग चालू किया और सूर्य ऊर्जा से हमने भोजन बनाने का काम चालू किया। सौर कुकर जो है वो सूर्य की ऊर्जा को लेके और उसने भोजन का काम उसके माध्यम से बनाया गया, जो हमको पूरी तरह से निरोगी रखा जाता है। तो सौर कुकर है और सूर्य से पानी गर्म करने का काम भी विकसित किया गया और वो पानी जो है बड़े बड़े अस्पतालों में, बड़ी बड़ी कैंटीनों में और बड़े बड़े कई गुरुकुलों में भी इसका उपयोग किया गया, जिससे कि उस गर्म पानी का उपयोग करने से हमको अन्य लकड़ी का या और चीज़ों का उपयोग नहीं करना पड़ा और सूर्य की ऊर्जा से उस गर्म पानी का उपयोग हमको बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी हानि के वो उपयोग करने में सफलता मिली है। और जो भी सौर कुकर में जो भोजन बनता है उसका किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी गुणवत्ता जो है वो पूरी बनी रहती है और बहुत जल्दी हमारे यहाँ भोजन बन जाता है और कोई लागत हमको लगती नहीं है। जिंदगी भर हम आजीवन उसका उपयोग कर सकते हैं। एक बार अगर हमने सौर कुकर का प्रयोग चालू किया तो जीवन में हम बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उसका उपयोग कर सकते हैं। अब सौर चूल्हे भी आ गए हैं, इंडक्शन चूल्हे आ गए हैं, बहुत सारी नई व्यवस्थाएं आ गई है, उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। मुख्य विषय हमारा गोपालन का है, जो मैं अब ले रहा हूँ थोड़ी देर के अंदर ही। कारण क्या है कि हमको गोपालन को लेना बहुत जरूरी है और गोपालन से ही सब कुछ होगा। गाय गो माता हमको बहुत कुछ देती है, लेकिन समझने के लिए हम पहले दूध, मूत्र और गोबर 3 चीज को लेने हैं। 55,000 स्तनधारी प्राणी है। हमने भारतीय गौवंश को क्यों महत्व दिया है? मेरे को भारतीय शब्द इसलिए देना पड़ा है क्योंकि आज वर्ण संकर बहुत ज्यादा हो गया है, तो हमारा ध्यान जब भारतीय नहीं बोलेंगे तो हमारा ध्यान वहां भटक जाएगा, इसलिए मुझे बार बार भारतीय शब्द बताना पड़ रहा है। तो हमारा गौवंश जो है उसकी विशेषता क्या है कि हमारे गौवंश के जो सिर से लेके और पीछे पूंछ तक रीढ़ की हड्डी है, वहां पे सूर्य और केतु मिला के सूर्य केतु नाड़ी है। सूर्य केतु नाड़ी जो है, गौ माता को अगर हम बांधेंगे नहीं तो गौ माता जब सूर्योदय होता है तो अपने आप वो सूर्य के प्रकाश में बाहर चली जाती है और जब सूर्य अस्त होता है तब तक वहीं पे मौजूद रहती है। तो सूर्य केतु नाड़ी सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित करती है। सूर्य के प्रकाश में और सूर्य केतु नाड़ी में घर्षण होता है, जहां से स्वर्ण क्षार निकलता है। अम्ल और क्षार के बारे में हमको पढ़ाया जाता है। तो क्षार जो रहता है, वो स्वर्ण क्षार जो रहता है, वो निकलने से गौ माता के दूध को हल्का पीला कर देता है और वो दूध के अंदर जो 87.1% जो जल है वो हटा देते हैं, तो गाढ़ा पीला हो जाता है, जो हमको घी के रूप में गाढ़ा पीला घी मिल जाता है। गौ माता का दूध जब कच्चा निकालते हैं तो गर्म रहता है और धार निकलती है, इसलिए धारोष्ण कहलाता है। और जब पीते हैं तो बड़ा मीठा रहता है। लगभग 5% उसमें शक्कर रहती है। 2 प्रकार की शक्कर गौ माता के दूध के अंदर रहती है। हमारी माँ के अंदर जो दूध रहता है, जो बच्चे को जन्म में पिलाया जाता है, उसके अंदर विज्ञान के अनुसार 6.8 से लेके 7.5% शक्कर रहती है। तो उसी प्रकार गौ माता के दूध में भी 5% शक्कर रहती है। माँ का दूध जो है वो भी बड़ा मीठा रहता है और पीला रहता है, और गौ माता का दूध भी मीठा रहता है और पीले रंग का रहता है। तो हमारे यहाँ पे गाय को ही हमने माता कहा है और 55,000 स्तनधारी प्राणियों में किसी को हमने माँ के अलावा किसी को माता नहीं कहा है। सबसे पहली विशेषता ये है। तो गौ माता जो है हमको जो दूध देती है और दूध से हम जो चीजें बनाते हैं, जो हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से हम लोग बनाते ही हैं, यानी कोई हमको कहीं जाके सीखना नहीं पड़ता है। हमारे घर में ही हम लोग
गौ माता के दूध से। और सबसे बड़ी चीज क्या है, आजकल क्रीम वाले घी जो है बहुत ज्यादा प्रचलन में आ रहे हैं, इसलिए हमको समझाना पड़ रहा है कि हमको क्रीम वाले घी का प्रयोग नहीं करना है, उससे दूर रहना है। हमको क्या करना है कि प्राकृतिक रूप से दूध को जमा लेना है, और बने तो मिट्टी के बर्तन में जमाना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चांदी का प्रयोग कर सकते हैं, तो चांदी का बर्तन या चांदी का सिक्का, चांदी का तार या चांदी के धातु डाल के दूध को जमा देना है। और दूध को जमा के दही बना के, दही में शुद्ध पानी, जैविक पानी बिल्कुल तैयार करके, और उस पानी की मदद से हमको छाछ बनानी है, मट्ठा बनाना है, तक्र बनाना है। और वो मट्ठे को बाद में लकड़ी के बिलौने से उसको बिलौना करना है, जिससे कि उसका मक्खन ऊपर निकल आता है। उसको इकट्ठा कर लेना है, मक्खन को निकाल के और मिट्टी के पात्र में रख देना है। उसके बाद गोबर के कंडे से उसको धीमे धीमे गर्म करना है, और गर्म करके वो गर्म हो जाएगा तो वो घी में धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा, और हमको पता चल जाएगा कि वो बन गया है। उसके बाद उसको अलग से एक शुद्ध मिट्टी के पात्र में रख देना है या कांच के पात्र में रख देना है। और वो घी जो है वो हमको जब आवश्यक हो तभी उसका उपयोग करना है। 10 साल पुराना घी हो तो वो जीर्ण कहलाता है, सूक्ष्म कहलाता है, महीन कहलाता है, तार तार कहलाता है, हल्का कहलाता है। 10 साल पुराना घी जो है वो जमता नहीं है, ठंडी में भी वो जमता नहीं है, उसकी परत बिल्कुल कमजोर रहती है। थोड़ा सा हाथ लगाओ तो वो टूट जाती है। तो वो उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि वो घी जो है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हमारे घर में वैसे भी घी अगर प्रचुर मात्रा में रहता है तो वो वैसे भी पुराना हो जाता है। महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल का घी। अक्सर गाँव में जहाँ पे गौ माता का महत्व समझते हैं तो वो घी को संभाल के रखते हैं, जिससे कि वो घी ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है। तो उस घी का उपयोग हम लोग करते हैं। और यदि हम उस घी से अगर अग्निहोत्र करते हैं या हवन करते हैं तो वो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैलता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम कोशिश करें कि अपने घरों में ही गोपालन को बढ़ावा दें, जिससे हमको घी मिल जाए और घर में दूध मिल जाए, दूध से दही मिल जाए। दही का हम सेवन मट्ठे यानी छाछ के रूप में करें, तक्र के रूप में करें, तो उससे हमको कम से कम निरोगी रहने में बहुत सफलता मिलेगी। हम दीर्घायु रहेंगे, निरोगी रहेंगे, तो हम खुद भी अपना ख्याल रख पाएंगे और अपने परिवार का भी ध्यान रख पाएंगे। हमारी गौ माता की भी हम मन लगा के सेवा करेंगे। गौ माता बोलती नहीं है, लेकिन गौ माता हमसे प्रेम चाहती है, हमसे सहयोग चाहती है। गौ माता हमको देने के लिए हमसे कुछ चाहती नहीं है, लेकिन देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और गौ माता हमको इतना देती है कि हम जो बोलते हैं कि अमुक गाय हमको ये दूध देती है, ऐसा नहीं है। गौ माता का हम ध्यान रखते हैं, प्रेम से सेवा करते हैं, उसको बढ़िया बढ़िया हरी घास खिलाते हैं, गौ माता को जड़ी बूटियां खिलाते हैं, गौ माता को हम बढ़िया चारा हम खिलाते हैं, खनिज खिलाते हैं, और कम से कम 25 से 50 ग्राम हम नमक खिलाते हैं। तो गौ माता हमको जो घर में 1 छटाक, 2 छटाक, आधा लीटर, 1 लीटर दूध देती है, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 10 लीटर तक पहुंच जाती है। सामान्य गौ माता, ऐसा नहीं है कि अमुक गाय दूध देती है 10 लीटर, ऐसा नहीं है। हमारी गौ माता अगर हम उसका पूरा ध्यान रखते हैं, एक गौ माता की आयु 25 साल रहती है। हम उसकी अगर सेवा करते हैं तो वो 25 साल जीती है आराम से, वो खुशी खुशी 25 साल जीती है। 25 साल जीने के कारण वो 17 बच्चे देती है। 17 बच्चे देने से परिवार बहुत बड़ा हो जाता है। और ये कामधेनु परिवार क्या है कि व्यक्ति को मालामाल कर देता है। और हमारे घर में ही जब बच्चा आ जाता है, गाय का बच्चा, तो हमको अलग से कृत्रिम गर्भाधान पर निर्भर रहना नहीं पड़ता है, हमारे घर में ही व्यवस्था हो जाती है। एक बच्चा हम अपने घर में 3 साल के लिए रख सकते हैं। 3 साल के बाद हमको उस बच्चे को दूसरे को देना पड़ता है, तब तक हम हाँ सुना तो घनी बात। तो हम क्या कर रहे हैं कि अपनी व्यवस्था खुद खड़ी कर सकते हैं। हम यदि चाहें तो हमको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम घर में ही प्रेम से गौ माता को कहीं भी हाथ लगाएंगे, सहलाएंगे, प्यार करेंगे, उसका आलिंगन लेंगे, तो गौ माता हमको पूरी तरह से निरोगी कर देती है। पूरी अपनी प्रेम की ऊर्जा, वात्सल्य की ऊर्जा हमको प्रदान कर देती है, जिससे हमारे अंदर जो रक्तचाप की बीमारियां हैं, अधिक रक्तचाप, कम रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, वो सामान्य कर देती है। गौ माता की पूंछ के जो बाल हैं
यदि हम पूंछ पकड़ के अपने सिर के चारों तरफ फैलाते हैं तो गौ माता हमारे दिमाग के अंदर जो अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा जो तरंगे हैं उसको संतुलित कर देती है। और हमारे अंदर दिमाग के अंदर यदि मिर्गी है, पागलपन है, मूर्छा है, उन्माद है, हिस्ट्रिया है, ब्रेन ट्यूमर है, भूत प्रेत बाधा है, तंत्र मंत्र यंत्र है, इस तरह की जितनी भी तमाम प्रकार की मानसिक बीमारियां हैं वो सब बीमारियों को निःशुल्क पूरी तरह से ठीक कर देती है। यदि हम कम से कम 7 परिक्रमा गौ माता की करते हैं जी तो आदरणीय गौ माता की जो ऊर्जा हमको मिलती है उसके कारण जी हमको किसी प्रकार की बीमारी कभी आ नहीं सकती। जी हेलो, हाँ जी जी बोलिए। देखिए भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सुंदर गौपालन पर और गुरुकुलम, अग्निहोत्र, होम हवन सब पर बहुत सुंदर जानकारी दे रहे हैं। बहुत पूर्ण महत्वपूर्ण संवाद हो रहा है आपका। मगर अभी हमारे समय की थोड़ी सीमा है, क्योंकि हम कल भी कर सकते हैं, आने वाले दिन में आपको और फिर बुलाएंगे। मगर 8 बजे अभी आपका थोड़ा आप जुड़े रहिए, और फिर आगे हमारे सदन में आपसे कोई संवाद वार्तालाप करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है सभी। जी बहन आदरणीय कल्पना जी, जी आदरणीय सहदेव जी, आपसे सवाल करना चाहती है। जी हमारी ये कल्पना बहन है जी। बोलिए कल्पना जी, बोलिए। सदन को प्रणाम आशीर्वाद। और पूज्य सहदेव जी को भी प्रणाम। और ये आपका नंबर भी चाह रहे हैं, और ये आप मैं थोड़ा लेट जुड़ पाई हूँ, तो आप कहाँ से है ये मैं जानना चाह रही हूँ, और नंबर चाहिए क्योंकि गौ माता के ऊपर आपने, और जो आपने सौर ऊर्जा के ऊपर, अक्षय सौर ऊर्जा के ऊपर आपने जो बताया कि बहुत सारे पॉट्स बनाए गए हैं, जो तो इक्विपमेंट बनाए गए, तो उसके लिए नंबर चाहिए था आपका। आप नंबर देंगे? मेरा नंबर है, लिखिए, सब लोग लिख लीजिए। मेरा नंबर 799 799 799 054 054 0893। 0893 नहीं, 799 893 799 054 0893। और ये आपके जो गुरुकुलम है और ये सब कहाँ पे चल रहे हैं सभी गौशाला वगैरह? हाँ, मैं आपको जानकारी दे दूं। मैं वर्तमान में 15 साल से अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद एक स्थान है, मैं वहाँ पे निवास करता हूँ। तो अहमदाबाद में गुरुकुलम मौजूद है, और उसके अलावा उनके द्वारा स्थापित पूरे देश के अंदर गुरुकुलम जो है पूरे भारत में और ये जो सौर ऊर्जा के जो सोलर सिस्टम है ये कहाँ पे है? भारत में क्या किया गया है कि अलग अलग राज्यों में ऊर्जा विकास निगम जी की स्थापना बहुत पहले से की गई है, 40-50 साल से की गई है। तो उसके माध्यम से क्या है कि उसको पूरे हर गांव में उसको पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी उनको दी गई है, और राजधानी में उनका मुख्य केंद्र रहता है, और उसके माध्यम से वो जिला स्तर पे भी उनके मतलब अलग अलग केंद्र रहते हैं। उनकी वेबसाइट्स वगैरह आपको नेट पे मिल जाएगी, तो यूट्यूब में भी उनके सबके वीडियो वगैरह सब मिल जाएंगे आपको। तो ये गवर्नमेंट की है कि प्राइवेट है ये? भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का है, और उसके बाद उसको उन्होंने जिम्मेदारी राज्य सरकार को वितरित कर दी गई है। जी जी महोदय जी। तो उससे क्या है कि आपको पूरी जानकारियां मिल जाएंगी, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका काम बड़ा सरल हो जाएगा, और सरकार उसमें बहुत सारी सब्सिडियां वगैरह दे रही हैं जो लोगों को नहीं मालूम है, तो वो सब सब्सिडियां भी आपको मालूम पड़ जाएंगी कि ये सब्सिडियां मिल रही है, छूट मिल रही है, मतलब ताकि सरकार चाह रही है कि आप जो है इन जो षड्यंत्र से निकल सके, बाहर निकल सकें। उसके लिए सरकार बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन लोगों के पास उसका ज्ञान का अभाव होने के कारण षड्यंत्र से में फंस जाता है और बर्बाद हो जाता है। जी महोदय जी, आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आप एक जगह मतलब रख दीजिए, फोन सामने आवाज आएगी, जस्ट सामने रखिए तो आपका चेहरा भी दिखेगा और आपको मतलब परेशानी भी नहीं होगी। एक जगह रख दीजिए। धन्यवाद जी। मेरा आप चेहरा दिख रहा है आपको कल्पना जी? जी थोड़ा सा आप रख दीजिए तो आपको हाथ में पकड़ने की और हिलने डुलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक जगह स्टेबल हो जाइएगा। हाँ जी हाँ, बराबर है, जी बराबर। धन्यवाद। आगे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से है और सदर आमंत्रित करते हैं जी।
धन्यवाद रंजना जी। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य अतिथि जी ने बहुत अच्छी बातें रखी, पूरा एनालिसिस रखा कि चाय, कॉफी, गोवंश, गुरुकुलम कैसे बढ़े, क्या बढ़े। आ, मैं मुख्य अतिथि जी से पूछना चाहता हूँ क्या, ताकि हमारे ज्ञान में थोड़ा वर्धन हो, कि यह तो प्रचार प्रसारित किया गया और हमारी पूर्व व्यवस्था जो थी, भारतीय व्यवस्था थी, वो तोड़ी गई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सर अब 75 वर्ष हो गए हैं, हमारा भारत स्वतंत्र हो गए और ये व्यवस्थाएं तोड़ी जा रहे हैं। ऐसा तो आप जैसे कई लोगों को समझ रहा था। तो ऐसे स्थिति में स्वतंत्रता पूर्व काल में हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, अलग बात है। लेकिन 75 वर्ष में जो इनको जिनको ये सब समझता था, वो लोग संगठित होके प्रचारित प्रसारित करके ये व्यवस्था तोड़ने के काम को विरोध क्यों नहीं कर सके, इसका एनालिसिस यदि आप बताते तो जरा अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रश्न किया भाई साहब। आप, क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर किशोर दुबे। अच्छा दुबे जी, क्या है, हमारे देश में जब 1947 में हम लोग आजाद हुए थे, उस समय हमने क्या किया था, आजादी के बाद हमको लगा कि हमको संपूर्ण गौवंश हत्या बंदी कानून पारित हो जाएगा तो हम आराम से फिर काम कर पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे यहाँ पे हमको धोखा दिया गया और वो कानून बनने नहीं दिया गया। तो फिर आंदोलन चालू हुआ और वो आंदोलन जो है 7 नवंबर 1966 गोपाष्टमी के दिन करपात्री जी महाराज जो हैं, स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में संसद के सामने 20 लाख लोगों ने धरना दिया था कि संपूर्ण गौ हत्या बंदी का कानून पारित हो जाए। लेकिन उस समय क्या हुआ कि फिर हमको धोखा दिया गया। हमारे जो भी लोग इकट्ठे हुए थे 20 लाख, तो वहां पे जो प्रकाश की व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया गया और वहां पे गोलियां चलवाई गई अव्यवस्था के नाम पे। धारा 144 लगा के 800 लोग वहीं पे स्थल पे ही मर गए थे और हजारों लोगों को घायल कर दिया गया और सबको तिहाड़ जेल में जबरदस्ती ठूस दिया गया और रातों रात इलेक्ट्रिक फर्नेस में वो 800 लोगों के शव जो है वो जला दिए गए, जिसके कारण ऐसा कोई आंदोलन भविष्य में कभी ना हो। जैसे पहले अगर आपको ध्यान हो तो आजादी के पहले मंगल पांडे जब उसने मैंने मास्क के विरोध में विद्रोह किया था 1857 में, तो 18 उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने 1860 में इंडियन पुलिस एक्ट लाया था और 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट बनाया था, जिसमें एक प्रावधान रखा गया था कि मारने वाले को मारने का अधिकार है लेकिन बचने वाले को बचने का अधिकार नहीं है। और उसके तहत जलियांवाला कांड किया गया था 13 अप्रैल 1919 को। उस समय वहां पे 2200 लोगों को मार दिया गया था, लेकिन जनरल डायर को फांसी नहीं दी गई थी। तो ये व्यवस्था बाद में भी अंग्रेज चले गए, उसके बाद कानून वैसे के वैसे चलते रहे और हमारे यहाँ पे आज भी अगर हम विरोध करते रहे तो उसको दबाने के लिए बहुत बहुत तरीके से हमको फंसाया गया है। पूछिए दुबे जी, पूछिए कुछ। सर मेरा इतना ही पूछना है कि कानून नहीं बने, कानून के बनाने वालों ने हमको विरोध किया, हमको फंसाया गया, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन जिसको हम सज्जन शक्ति बोलते हैं, ये हाँ जी। सज्जन शक्ति इकट्ठित होने में, प्रचारित प्रसारित करने में क्या कमी आ रही है? सज्जन नहीं नहीं, शक्ति क्यों इकट्ठी नहीं हुई? मैं उसको समझा देता हूँ आपको। 1925 में हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना है। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना है जो विश्व का सबसे बड़ा संघ है और वो 37 करोड़ लोगों के साथ में काम कर रहा है पूरे विश्व में। उसके बाद 1953 में अखिल विश्व गायत्री परिवार बना है जिसमें 10 करोड़ लोग हैं, 171 देश में काम कर रहा है। आर्य समाज है, भारतीय जैन संगठन है, आजादी बचाओ आंदोलन है, हिंद स्वराज अभियान है, बहुत सारे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं और उन संगठनों के माध्यम से बहुत जबरदस्त काम गांव गांव में किया जा रहा है। किसान संगठन भी है जो बराबर काम कर रहा है और उसको भी भारत सरकार प्रोत्साहन दे रही है। हाँ पूछिए पूछिए, तो मैं समझ आया तो फटाफट आपको बताना शुरू करूं। आवाज हमें पीछे का नेटवर्क के कारण हो जाता है यहाँ। आदरणीय रमेश मेरा जी ने हैंड राइज किया है जी। साधारण मंत्री थे भाई साहब जी। अशोक पटेल जी।
जी ओम। हाँ जी जी वो जी मेरा ही सर है सब वो। जी सर मेरा ये प्रश्न है, जैसे आपने कहा कि बहुत वो सही भी, परंतु देखिए शासन की ओर से जैसे रसायन पे सब्सिडी दी जा रही है, जितनी भी जैसे और भी चीजें हैं, जैसे चाहे हम सुअर पालन रहे, बकरी पालन रहे, मुर्गी पालन रहे, इन पे सब पे सब्सिडी है, गोपालन पे सब्सिडी नहीं है। जो जो जैविक किसान जैविक खेती कर रहा है उनके लिए सब्सिडी नाम मात्र भी नहीं है, जबकि सारे रसायन पे सब्सिडी है सब। तो ये जो विडंबना है इसको कैसे दूर करें? जो इतना छोटे आसान छोटे नहीं है, किसान है जो प्रकृति कर रहा है उन्हें कोई सब्सिडी नहीं है। इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है जितना अपन सोच रहे हैं। मैं 26 साल से इस काम में लगा हुआ हूँ। वैसे तो मैं 40-50 साल से लगभग काम कर ही रहा हूँ, लेकिन 26 साल से व्यवस्थित ढंग से काम कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे जैसे लोगों को दबाने के लिए बहुत सारा षड्यंत्र किया जाता है, हमको फंसाने के लिए तरह तरह के कानून बनाए जाते हैं और हमको जेल में ठूसा जाता है। जी जी और जो सब्सिडी की बात हम जानते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, तो हमारे नंबर भी बदल दिए जाते हैं, हमारे नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है या हमारे फोन को टैप किया जाता है। इस तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। जी सर, ये वही बात है ना कि सर जैसे अपन जो है अब जैविक की भाई जैविक करो, प्राकृतिक खेती करो, आप एक तरफ रसायन को तो सब्सिडी दे रहे हैं, जो छोटे किसान है उनको कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। तो प्रोत्साहन तभी मिलेगा जैविक को जब आप सरकार चाहेगी। सरकार खाली दिखावा करती है, मैं आपको समझा दूं। जी 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 सरकार क्या करती है कि आपको दिखाने के लिए लॉलीपॉप पकड़ा देती है, जो ज्यादा आवाज करता है जी उसको, और उसके बाद क्या करती हाँ है कि जहर खिलाना शुरू कर देती है, अपना काम उसका चलता रहता है। जी 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 और जब चाइना से जैसे दूध पाउडर जो आयात किया गया था, तो उसके कारण 50,000 बच्चे मर गए थे, तो उसको उस खबरों को दबाने के लिए बहुत पूरी कोशिश की जाती है। जी 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 और अमेरिका में एक संगठन है, इनग्रिड न्यूकिर्क है, उसने पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा, तो वो उसने उसके जो पत्रक मैंने पढ़े थे मंगवा के, तो पता चला उसमें लिखा था कि गाय का दूध मत पीजिए और सोयाबीन का दूध पीजिए, सोया का दूध पीजिए आप। हम्म। तो सरकार क्या करती है, ऐसे संगठनों को प्रोत्साहित करती है। आपको बताऊं, भारत में उनकी शाखाएं चलती हैं और वो आराम से वो लोग काम करते हैं। जी तो उनको उनको शाबाशी दी जाती है, उनको इनाम दिया जाता है, और उनको अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े जो लोग हैं वो प्रोत्साहित करते हैं, उनको अपनी तरफ से पैसा देते हैं, और हमारे जी जैसे लोगों को दबाया जाता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और यदि आपको समय मिले तो एक दिन और जुड़िए और इस पर और विस्तृत जानकारी हमें दें। जी ओम। जी जी धन्यवाद। और आगे हम आदरणीय मेनपाल भाई साहब ने भी हैंड रेज हाँ किया है, फिर भी आगे हम पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार के आदरणीय पवन कुमार सर को सदर आमंत्रित करते हैं कि हमारे आज के मुख्य अतिथि के साथ। जी, सभी को बहुत अभिनंदन है। आज के मुख्य अतिथि सहदेव जी का भी बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर आपने टाइमलाइन के साथ जो जो घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में आपने जानकारी दी। वैसे तो इस सदन में हमने इस विषय पर कई बार चर्चा की है और आपस में परिचर्चा, जानकारी का आदान प्रदान, उसके कारक क्या हैं और इसके समाधानों पर भी हमने बातचीत की है। और हर बार हम जब भी इस तरह की चीजों को देखते हैं तो उसको समझने का एक नजरिया और एक सोच विकसित होती है। मेरा ये मानना है कि ये सब जो घटनाक्रम हुआ है इसके पीछे जो एक मूल कारण है वह है आदमी का जो एक एक इस तरह से एक सोच है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। एक आर्थिक संपन्नता एक बहुत बड़ा एक कारक रहा है। दुनिया भर के जितने भी घटनाक्रम हम देखते हैं, जब भी किसी दूसरी जगह पर लोग गए हैं, वो अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए या दूसरे की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में जानकर, सोचकर और कुछ कार्य करने के लिए वहां पर गए हैं। उसके लिए उन्होंने चाहे आक्रमण किए, चाहे कुछ और कार्य किए, उसके पीछे केवल लालच ही एक मुझे लगता है कि एक प्रमुख विषय हो सकता है।
और इस लालच की वजह से ही, चाहे वो केमिकल का बढ़ावा दिया, चाहे उसको दूसरी तरह से किया, और ये मानव का एक स्वभाव है। और ये मैं मानता हूँ कि ये इसको एक घटनाक्रम के रूप में दिखा जाए तो षड्यंत्र तो बाहर से नहीं हो सकता है। एक लालच की भावना अंदर के लोगों के मन में भी होती है कि मैं ज्यादा पैसा कमा लूं, मेरी गाय अभी केवल 5 लीटर देती है, मुझे 10 लीटर वाली गाय चाहिए। तो ऐसी भावना भी दोनों तरफ से जब कार्य होता है तभी कोई चीज को फायदा होता है। हमारे अंदर ही कई बार जो लोग थे हमारे, हम सुनते हैं, इतिहास में भी सुनते हैं कि हमारे बीच में ही जयचंद हुए। वो किस कारण हुए? कि उस लालच था, चाहे धन का लालच हो, चाहे पद का लालच हो, चाहे किसी और चीज की लालच हो। तो इस वजह से ये बहुत सारी चीजें, घटनाएं होती हैं, घटित होती हैं। और इसको देखा भी जाए तो एक तरह से इसको विश्व की एक इतिहास के रूप में देखा जाए तो अ, हमारा तो बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन बहुत सारे इतिहास के बारे में तो हमें जानकारी भी नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ जो नॉलेज ट्री है, जो हमारा एक स्तंभ बना है, ज्ञान स्तंभ, उसमें लिखा है कि वेदों की उत्पत्ति हुए है 196 196 करोड़ वर्ष हो गए हैं। और इसका मतलब कि हमारी जो जानकारी है कुछ हजार सालों तक ही सीमित है। उससे पहले बहुत सारी चीजें घटनाक्रम हुई है, हमें जानकारी भी नहीं। खैर कोई बात नहीं। तो लेकिन अब कार्य हो रहा है, और समय के साथ परिवर्तन भी होता है, और कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो, उसका एक परिवर्तन का दौर अभी हम देख रहे हैं। और इस परिवर्तन के दौर में भी इस योगाहार कार्यक्रम, इस योगाहार परिवार जुड़ करके अपना ज्ञान बढ़ा रहा है, अपनी जानकारी ले रहा है, एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं, एक दूसरे से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम को, इस पॉजिटिविटी को हम लेकर के आगे चले, यही हमारा इस कार्यक्रम का ध्येय है। और इस चीज से सीखते हुए कि बहुत कुछ आर्थिक लाभ लेने से या पद का लाभ लेने से भी बहुत कुछ फायदा नहीं होता है, कभी ना कहीं उसका एक दूसरे परिणाम भी सामने निकल के आता है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम बातचीत करते हैं, इस बार से सोचते हैं, तो हम चर्चाएं इस पर जरूर करें आगे, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। और ये चर्चाएं हमारी जारी रहे कि हमारी एक लाभ लेने की सीमा क्या है, एक हाउ मच इज इनफ, कितना कुछ पर्याप्त है, और कितना कुछ उसकी एक सीमा होगी। इसके इसके ऊपर सदन चिंतन करे, उस पर अपने विचार दें, और सभी को लाभ मिलेगा। इतना कह के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज की योग कक्षा के हमारी जो बहन थी, उन्होंने भी बहुत सुंदर तरीके से योग कराया, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार, धन्यवाद सभी को, प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर। बहुत महत्वपूर्ण रोज आपका मार्गदर्शन रहता है। और आगे आदरणीय शरद भैया ने हैंड राइज किया था। जी शरद भैया, आप तक आवाज आ रही है? चलिए बनी सिंह भाई जी, साहब। हाँ जी शरद भैया, साधारण। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, और बहुत अच्छा इसमें जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है हमें। मैं बताना चाहता हूं कि जो भी जैसे सब्सिडीज जो होती हैं,